इंग्लिश 502 का लेक्चर 21 है हमारे पास ग्रामर 2। ठीक है, इसमें दो अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ना है, एक प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच और एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक है, पहले टॉपिक 117 है हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, इसको पढ़ेंगे। इट इज़ वन थिंग टू अडॉप्ट द ग्रामेटिकल लेबल नाउन वर्ब। अच्छा, इसमें ये कि एक चीज़ हमें ये बताई गई कि हम एक इंग्लिश सेंटेंस में ना वर्ड्स को डिफरेंट लेबल्स देंगे, ग्रामेटिकल लेबल्स देंगे, नाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, प्रोनाउन। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये बताई गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस शुड बी लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन लैटिन, कि जो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि हमने कौन सा वर्ड पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है सेंटेंस में, वो हमने लैटिन से लिया है। जो लैटिन लैंग्वेज है ना, कि उसका स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये असल में ऐसे नहीं है, इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। ठीक है, इस अप्रोच पे बहुत सारे ग्रामेरियंस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। ठीक है, फिर उन्होंने हमें एक व्यू दिया था, एक नज़रिया दिया। वो क्या नज़रिया था कि ग्रामर एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज स्टिल टू बी फाउंड टुडे, कि ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, किसी लैंग्वेज को प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। ये कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं? ग्रामर्स के रूल की जो लैटिन ने हमें दिए थे। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव अप्रोच में थे, ये कुछ रूल्स हमने डिस्कस करने हैं यहाँ। पहला रूल है कि यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, कि हम किसी भी इन्फिनेटिव को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इनफाइनाइट वो सेंटेंस होता है जो टू के बाद हम कोई वर्ब लगाएं या कोई वर्ड लगाते हैं, वर्ब स्पेशली। ठीक है, जैसे टू के बाद हम लगा लें गो, टू गो, ये इनफाइनाइट होगा। देन टू रन, ये इनफाइनाइट होगा। टू स्पीक, टू प्ले, ये सारे इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अब इधर एग्जांपल देख लें कि यू नीड टू इमीडिएटली सी हिम, हमने क्या कहा है कि टू के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए। इन्होंने टू के बाद एडवर्ब लगा दिया, लेकिन एडवर्ब नहीं एक्सेप्ट हुआ, तभी ये इनकरेक्ट है। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब लगाना है, टू के बाद सी लगेगा क्योंकि सी वर्ब है। ठीक है, अब जैसे सेकंड सेंटेंस है यू नीड टू सी हिम इमीडिएटली, अब टू के बाद सी है ना, तब ये करेक्ट है। ये लैटिन लैंग्वेज के रूल्स थे जो हम इंग्लिश में भी अप्लाई करते हैं। देन एक और रूल है हमारे पास के यू मस्ट नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ प्रपोजिशन, कि हम कोई भी सेंटेंस प्रपोजिशन पे एंड नहीं कर सकते। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को अंदर वर्ड्स को जोड़ने के लिए आपस में यूज़ होते हैं, जैसे इन, द, एट, विद, ये सारे प्रपोजिशन होते हैं। ठीक है, ये आप एग्जांपल देखें, हु डिड यू गो विद, अब लास्ट पे क्या है? विद, प्रपोजिशन है। हमने क्या कहा है कि कोई भी सेंटेंस प्रपोजिशन पे एंड नहीं होगा, इसी वजह से ये इनकरेक्ट है। सेकेंड वाला सेंटेंस है, इसमें ये वर्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब पे एंड हो सकता है, प्रपोजिशन पे नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से ये करेक्ट है। नीचे एक और रूल है हमारे पास, द केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर द कंपैरेटिव शुड बी नॉमिनेटिव केस, कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज होगा। कंपैरेटिव आपको पता है, हमने पढ़ा है कि एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, किसी वर्ड की, जैसे एक वर्ड है फास्ट, इसको एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? आगे ई आर लगाना है, फास्टर। सुपरलेटिव क्या होगी? अगर हम ई एस टी लगा दें। इन्हें क्या है कंपैरेटिव के बाद कि किसी वर्ड के साथ ई आर कंपैरेटिव आए वो फास्टर, तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस लगाना है, मतलब इधर मी नहीं आएगा, आई आएगा। मैरी रन्स फास्टर देन आई। जैसे एक और सेंटेंस लिया गया है, मी एंड माई फैमिली। ठीक है, इधर मी नहीं आएगा। सपोज करें आप इधर से इस लाइन को कंप्लीट करें, मी एंड माई फैमिली वेंट टू द मार्केट। ठीक है, इसमें से हम माई फैमिली को भी स्किप कर दें। मी वेंट टू द मार्केट करेक्ट है? नहीं है ना करेक्ट। मी की जगह क्या लगेगा? आई। ठीक है, तो इधर आई आना चाहिए। मी एंड माई फैमिली नहीं, आई एंड माई फैमिली या माई फैमिली एंड आई। एक और रूल हमें बताया गया कि प्रॉपर इंग्लिश राइटिंग में वन शुड नेवर बिगिन अ सेंटेंस विद एंड, कि किसी भी हम कोई राइटिंग कोई ऐसे लिख रहे हो, फर्स्ट करो आपको कोई ऐसे देते हैं, आप कोई ऐसे स्टार्ट करते हो कि आप स्टार्ट में ही एंड लगा दोगे? नहीं, कोई भी सेंटेंस, कोई भी राइटिंग हमने लिखनी हो तो हम एंड से कोई भी सेंटेंस वगैरह ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, देन आगे वही फिर इनफाइनाइट की एग्जांपल दी गई है कि टू बोल्डली गो, ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये हम इनफाइनाइट को कभी तोड़ नहीं सकते। इनफाइनाइट ये नहीं है कि अब टू गो ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग वर्ड, लेकिन ये पूरा बना के एक इनफाइनाइट बना रहे हैं, इनके दरमियान में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकती, कुछ भी हम घुसा नहीं सकते। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इट फॉलो द लैटिन रूल्स इम्पोज ऑन इंग्लिश, ये तब है क्योंकि हमने इंग्लिश में लैटिन के रूल्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, जैसे अब लैटिन में टू गो के लिए एक वर्ड है आयर, आई आर ई, हमारे दो वर्ड है। हाँ, ये दोनों इनफाइनाइट है, उनका एक है आयर, वो इनको तोड़ नहीं सकते, तभी उन्होंने कहा है कि कभी भी इनफाइनाइट को हम तोड़ नहीं सकते। और बोल्डी के लिए उधर ये वर्ड यूज होता है ओडेक्टर। ठीक है, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लैटिन, के कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जो है ना लैटिन से डिफरेंट है। आगे टॉपिक 118 है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव अप्रोच।
Using a well-established grammatical description of Latin is useful guide for some European languages, but is less useful for others. कि अगर ये जो लैटिन ने हमें एक रूल्स दिया है, ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है कि ग्रामर के रूल्स बताएं कि कैसे हमने ग्रामर को यूज़ करना है, कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है, अगर वो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उससे गाइड लें, तो हमें बहुत सारी लैंग्वेज में हेल्प मिल सकती है, जैसे इटालियन में, स्पेनिश में, क्योंकि ये सिमिलर है, ये भी लैटिन से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इनमें, ठीक है, इनमें और लैटिन में, तब इनमें हेल्प मिल सकती है। लेकिन इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में जो लैटिन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें थोड़ी बहुत ही हेल्प मिलेगी, बिल्कुल थोड़ी, जैसे अभी ऊपर हमें कुछ रूल्स देखे हैं उनमें। ये हमें कैसे पता चला था कि थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है कि 19th सेंचुरी में ना नॉर्थ अमेरिका में बहुत से जो लिंग्विस्ट आपको पता है, अ पर्सन हु स्टडी साइंटिफिकली स्टडी लैंग्वेज, ठीक है, वो जो लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं, लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की 19th सेंचुरी में, फिर 20th सेंचुरी में उन्होंने एक और व्यू दिया था। पहले हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव व्यू था जस्ट, अब डिस्क्रिप्टिव व्यू भी आ गया। इस व्यू में उन्होंने हमें क्या बताया था, लिंग्विस्टिक टुक द सैंपल ऑफ लैंग्वेज दे वर इंटरेस्टेड इन एंड अटेम्प्टेड टू डिस्क्राइब द रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। कि जो लिंग्विस्ट थे ना, जो वो लोग थे, उन्होंने सैंपल लिए थे डिफरेंट लैंग्वेज के, मतलब जहाँ वो इंग्लिश बोली जाती है वो उस इलाके में गए, उन्होंने देखा कि लोग कैसे इंग्लिश, जो नेटिव स्पीकर्स थे, जो शुरू से इंग्लिश को बोलने वाले थे, वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड पहले लगाते हैं, पहले वर्ब लगाते हैं या नाउन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये स्ट्रक्चर है, ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच थी, ठीक है। A descriptive grammarian would say that a sentence is grammatical if a native speaker of language would produce that sentence in speaking. उन्होंने हमें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हमें ये कहती है कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट होगा अगर उसको बोलने वाला, मतलब जो नेटिव स्पीकर है उसको बोल रहा है उस लाइन में कि ये वर्ड पहले लगाना है, ये बाद में लगाना है, तो वो उसको हम ग्रामेटिकल करेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये फिर वो कंपेयर किया गया कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है उसने अलग एक व्यू हमें दे दिए थे, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हमने बहुत सारे जैसे रूल्स पढ़े हैं वो लैटिन ग्रामर से सेम है, ठीक है, उसके सिमिलर हैं कुछ। देन टॉपिक 119 है हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस। One type of descriptive approach is called structure analysis, and its main concern is to investigate the distribution of words of forms in a language. ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की एक टाइप है, ठीक है। इसने हमें ये बताया था कि डिफरेंट एक लैंग्वेज में सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसकी फॉर्म हमें बताई थी, ठीक है। इसमें टेस्ट फ्रेम यूज़ होती है। टेस्ट फ्रेम्स होता है कि मतलब एक लाइन में से कुछ वर्ड्स रिमूव कर देते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स होती है ना, उसमें से कोई वर्ड रिमूव कर देते हैं, फिर जो हमें वर्ड स्पेसिफिक लगता है कि ये हमने इसमें लगाना है वो उससे हम फिल करते हैं, ठीक है। जैसे अब इधर एग्जांपल ले लेते हैं, द डैश ड्रिंक्स वाटर। इधर आप खुद सोचिए इधर हम क्या लगा सकते हैं। अगर हम इधर लगाएं बॉय तो करेक्ट होगा, द बॉय ड्रिंक्स वाटर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इधर लगाएं ही, प्रोनाउन लगा दें नाउन की जगह, द ही ड्रिंक्स वाटर, फिर ये करेक्ट होगा नहीं। अब सेकंड वाली एग्जांपल है, डैश ड्रिंक्स वाटर, बॉय ड्रिंक्स वाटर, नहीं, बॉय के साथ तो दा आना था, आर्टिकल आना था। ही ड्रिंक्स वाटर, इधर ही करेक्ट होगा। ऊपर वाले में नाउन करेक्ट है, नीचे वाले में प्रोनाउन करेक्ट है। ये क्यों है? क्योंकि इन ऑर्डर एनालिसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन प्रोनाउंस वर डिस्क्राइब्ड एज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो पुराने ज़माने में जब लैटिन के स्ट्रक्चर सब फॉलो करते थे, उसके रूल फॉलो करते थे, तो लैटिन ने हमें ये बताया था कि प्रोनाउन जो है ना वो लफ्ज़ हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, जैसे बॉय की जगह ही, गर्ल की जगह शी। ये जो वर्ड्स है ना, ये प्रोनाउन जो सिर्फ नाउन की जगह यूज़ होते हैं वो वर्ड है। लेकिन फिर आजकल अगर हम स्टडी करें, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में देखें, तो प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो सिर्फ नाउन की जगह नहीं यूज़ होते, जो नाउन फ्रेज़ की जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। इधर नाउन फ्रेज़ भी है हमारे पास। नाउन फ्रेज़ वो होता है कि नाउन के साथ आर्टिकल लगाना, जैसे बॉय नहीं, सिर्फ बॉय नहीं लगाएंगे, दा बॉय, तो वो नाउन फ्रेज़ बनेगा। सिर्फ एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल, दा ऑरेंज, द ग्लास, साथ आर्टिकल लगाना है तो वो तब नाउन फ्रेज बनेगा, ठीक है। अब ये देखें ना, जैसे इधर था द डैश ड्रिंक्स वाटर। अगर हम देखें अभी वाला रूल, द के साथ हमने बॉय लगा दिया। अगर हम ये जो अभी मैंने कहा है लैटिन वाला रूल आपको बताया, इसमें अगर देखें तो इन्हें हमें क्या कहा था, सिर्फ नाउन की जगह हमने प्रोनाउन लगाना है। सिर्फ बॉय की जगह हम लगा दें प्रोनाउन ही, तो द के साथ ही होगा, नहीं होगा ना, इनकरेक्ट है। मतलब मेन आजकल प्रोनाउन की डेफिनेशन यही है कि एनी वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन फ्रेज, ठीक है। देन टॉपिक 120 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। इट इज़ एन अप्रोच ऑफ टू डिस्क्राइब लैंग्वेज। ये भी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की एक टाइप है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू शो हाउ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सेंटेंस गो टुगेदर टू फॉर्म लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये एक टुकड़ा होता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि जैसे हम कैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है।
जैसे एट वर्ड लेवल पे ने ये एक सेंटेंस दिया, एन ओल्ड मैन ब्रॉट अ शॉर्ट गन टू द वेडिंग। वर्ड लेवल पे देखें तो कितने वर्ड्स हैं, तकरीबन 9 वर्ड्स हैं इसमें, अलग अलग हैं। एन ओल्ड मैन ब्रॉट अ शॉर्ट गन टू द वेडिंग, ये वर्ड लेवल पे है। फिर हमने इसको करना है फ्रेज लेवल पे। फ्रेज लेवल पे होता है कि 2 वर्ड्स को जोड़ के लिखना है। जैसे एन ओल्ड एक ग्रुप में आगे, मैन ब्रॉट एक में आगे, आ शॉर्ट गन एक में आगे, टू द ऐसे एक में आगे, ये जो दो दो हम पेयर बनाएंगे वो फ्रेज लेवल होगा, ठीक है। और फिर सेंटेंस लेवल पे क्या होगा कि इन सबको कंबाइन कर दिया, ठीक है। जैसे एन ओल्ड मैन शॉर्ट गन वेडिंग और ब्रॉड, इन सबको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया। देन लेबल्ड एंड ब्रैकेट सेंटेंसेस, एन अल्टरनेटिव type of diagram is designed to show how the constituent in sentence structure can be marked off by using labeled brackets। कि जो हम ये अलग अलग वर्ड्स को करते हैं वर्ड लेवल पे, फ्रेज लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, अलग अलग वर्ड्स को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। उसको इसमें बताया गया लेबल्ड ब्रैकेट में। जैसे अब ये है वर्ड लेवल पे एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस ये है, ये जो नीचे है द डॉग लव द गर्ल, इसको वर्ड लेवल पे इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया। मैंने कहा ना वर्ड लेवल पे सिर्फ एक वर्ड को अलग करना है, द और डॉग अलग अलग है। फ्रेज लेवल पे 2 वर्ड को इकट्ठा करना है, द डॉग। अगर हम इन 2 को करने लव द, फिर एक सिर्फ रह जाएगा, एक तो अलग हमने करनी ही है, इसी वजह से इसको इसके साथ मिला लेना, लव द गर्ल। एक ये फ्रेज है, एक ये फ्रेज है। वर्ड लेवल पे 2 अलग वर्ड है, फ्रेज लेवल पे 2 अलग फ्रेज आ गए हमारे पास। फिर सेंटेंस लेवल पे अगर करें को कंबाइन कर लिया तो द डॉग लव द गर्ल, ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब अच्छा ये इसके ग्रामेटिकल टर्म्स बताएंगे। जैसे द क्या है, वर्ड लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं, द क्या है आर्टिकल, डॉग क्या है नाउन। फ्रेज लेवल पे द डॉग मिल गया है, इन दोनों ने क्या बना दिया है नाउन फ्रेज, और लव द गर्ल ये क्या बन गया वर्ड फ्रेज। इधर क्या था आर्टिकल, ऊपर द में आर्टिकल प्लस नाउन, इधर नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज, फिर इन्होंने मिला के एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। ये एक बताया गया। ये ट्री डायग्राम से भी हम कर सकते हैं कि सबसे ऊपर सेंटेंस होगा, ठीक है। फिर उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक नाउन फ्रेज एक वर्ब फ्रेज। फिर आगे इनके अलग पार्ट होंगे। नाउन फ्रेज के जो पार्ट हमने डिस्कस किया, नाउन फ्रेज में क्या क्या आ रहा है आर्टिकल और वर्ब, और वर्ब फ्रेज में सिर्फ ये वर्ब आ रहा है, ठीक है। एंड देन आगे टॉपिक 122 है हमारे पास गालिक सेंटेंस। गालिक एक लैंग्वेज है, उसके सेंटेंस को कंपेयर किया गया, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अब ये हमने सेंटेंस लिया है, आप इसी को एग्जांपल लेने। इसमें पहले हमने क्या लगाया है नाउन फ्रेज, फिर वर्ब, फिर नाउन फ्रेज, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास। लेकिन गालिक में पहले हम अगर इसी सेंटेंस को गालिक में हम ट्रांसलेट करें ना, ट्रांसलेशन तो मुझे नहीं पता, ट्रांसलेट करें तो उसमें वर्ब पहले आएगा, मतलब लव पहले आएगा, फिर नाउन फ्रेज आएगा द डॉग आएगा, और फिर नाउन फ्रेज होगा द गर्ल, लव्ड द डॉग द गर्ल, ऐसे कोई सेंटेंस बनेगा उसमें। मतलब गालिक का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वर्ब नाउन फ्रेज, ये याद रखिएगा। फिर इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर नाउन फ्रेज वर्ब नाउन फ्रेज, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। देन It helps us to understand why Spanish learner of English produce phrases like the book good। इधर से हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जो अगर स्पेनिश है ना उनका भी ऐसे डिफरेंट होता है। वो हम बोलते हैं ना द गुड बुक, एडवर्ब को पहले लगाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते। उनकी अगर ट्रांसलेशन करें तो वो बनेगा द बुक गुड, ठीक है, थोड़ा उल्टा बनेगा। देन डिफरेंट लैंग्वेज है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, अगर इस अप्रोच को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसी लैंग्वेज के भी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है।